गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूलेज देख लिए थे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, उसमें न्यूमेरिकल भी किया था, उसकी लिनियर डायमेंशन भी हमने चेक कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, ठीक है ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी निकला, चेक कर लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था किसी कंडक्टर की सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला आपने लिखा था इन वेक्टर फॉर्म, Vd vector equals to minus E tau by small m into capital E vector, where E is charge on electron, m mass of electron and tau था आपका रिलैक्सेशन टाइम टू कंजुगेटिव कॉलिजन के बीच का टाइम, ठीक है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव कॉलिजन, उसको हम बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम tau से डिनोट करते थे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे तो Vd equals to E tau by small m into capital E, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ये अपनी वेक्टर फॉर्म थी और ये मैग्नीट्यूड की टर्म में है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd जो है उसका फॉर्मूला E tau by m into capital E। इसमें ध्यान से देखो बेटा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होता है 9.1 10 to the power minus 31 kg, और रिलैक्सेशन टाइम भी अलग-अलग मेटल के लिए अलग-अलग फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए tau की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हम इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी अपनी कांस्टेंट हुई, इसका मतलब Vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। और उसके बाद हम देखते हैं मोबिलिटी। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या रह जाता है, इसमें छोटा सा टॉपिक था मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वी नो दैट drift velocity of electron is directly proportional to applied electric field, we know that drift velocity of an electron is directly proportional to applied electric field। यहां से पता चला क्योंकि E tau by m तो कांस्टेंट है बेटा आपका, तो Vd जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनली हुई, E के, तो हम लिख देंगे Vd proportional to E, Vd proportional to, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपका क्या होगा कांसेप्ट, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो हम यहां कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम म्यू से डिनोट करेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू। इसका मतलब म्यू क्या आपका एक कांस्टेंट टर्म, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूं तो म्यू का फार्मूला क्या आ गया आपके पास, E tau by small m। ये जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, tau भी एक्चुअल में कांस्टेंट होता है, बल्कि अलग-अलग मेटल के लिए tau की वैल्यू अलग-अलग हो सकती है। तो ये अलग-अलग मेटल के लिए म्यू भी अलग-अलग होगा, अलग-अलग मेटल के लिए म्यू भी अलग-अलग हो सकता है। तो ये जो म्यू है वो डिपेंड करता है कि मेटल क्या है, मेटल किस चीज की बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मेटल पे, ठीक है। और ये कांसेप्ट हमने कैसे सीखा, यहां से। अब अगर मैं इस फार्मूले से इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला हो गया Vd by E, म्यू इक्वल्स टू Vd by E। फॉर डेफिनेशन आई, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी आपकी हुई, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपना एक रेशियो होता है Vd और E का, और ये रेशियो हमेशा देखो कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे मैं E इंक्रीज करूंगा Vd भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E Vd एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मैं E को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरा Vd भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, तो म्यू भी आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुई। जनरल डेफिनेशन क्लियर होगी, जैसे ओम्स लॉ में पढ़ते हैं ना, ओम्स लॉ भी आज डिस्कस करेंगे। R इक्वल्स टू V अपॉन I, V और I का रेशियो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो रेशियो होता है V और I का, उस पर डिपेंड नहीं करती वैल्यू। आपसे पूछो बताओ म्यू की यूनिट क्या होगी, या पहले एक और चीज सीखें अपन यूनिट से पहले कि कांस्टेंट E के लिए Vd और म्यू में क्या रिलेशन होगा।
अगर मैं E को कांस्टेंट करूं, if E is constant for two different मेटल, दो मेटल अपने पास डिफरेंट मटेरियल की, उनके लिए E कांस्टेंट है, तो उस केस में दोनों मेटल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो है Vd प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा डायरेक्ट, क्योंकि दोनों मेटल के लिए म्यू अलग अलग होगा, मेटल जो है वो डिफरेंट मटेरियल के हैं, तो इस केस में हम लिख सकते हैं Vd1 अपॉन Vd2 इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। एक रिलेशन आ जाता है, कई बार इसको न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि अगर मैं E को कांस्टेंट कर दूं और दो डिफरेंट मेटल की बात करूं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो निकालूं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसी फार्मूला से देखो, अगर E कांस्टेंट होगा तो Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप जो बताओ यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा, यूनिट ऑफ मोबिलिटी की यूनिट बताओ क्या होगी। यूनिट ऑफ म्यू देखो ध्यान से, आप यहीं से चेक करो, Vd की यूनिट लिख लो और E की यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ म्यू आ जाएगी, क्या होगी Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई भी हो मीटर पर सेकंड। E इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट लिखी थी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, यहां वोल्ट पर मीटर लिखो थोड़ी आसान रहेगी। देखो मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, सेकंड अपॉन में आ जाएगा वोल्ट इनटू सेकंड, ये यूनिट ऑफ म्यू हो गई। मोबिलिटी की यूनिट आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आपको लिखनी होगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, न्यूटन पर कूलम वाली भी लिख सकते हो, इसमें न्यूटन पर कूलम का भी डिवाइड कर सकते हो, तो उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो डायमेंशन ऑफ म्यू की डायमेंशन लिख लोगे, मीटर स्क्वायर L2, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट डायमेंशन आपने लिखी हुई है। वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, W अपॉन Q से, W की डायमेंशन जानते हो m1 L2t-2 अपॉन Q की डायमेंशन a1 t1 इनटू सेकंड t1, टाइम जो है सेकंड की t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, ये a1 ऊपर चला जाएगा। डायमेंशन ऑफ u1 L2 a1 अपॉन m1 L2 t-2, इसको सिंपलीफाई कर लो, m1 ऊपर जाएगा m-1, L2 से L2 कट गया 0, L0 t-2 a1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ म्यू, m-1 L0 t-2 a1, ये आपकी म्यू की डायमेंशन हो गई। अगर यूनिट डायमेंशन पूछे तो हम आराम से ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फिर इसके बेसिस पे हम म्यू को डिफाइन कर लेते हैं, म्यू की यूनिट डायमेंशन लिख लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इजी सा टॉपिक था, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, आसान सा डेरिवेशन है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा ध्यान से, इजी सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, और ये पूछता भी है एग्जाम में, पूछ लेता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। I और Vd में रिलेशन फाइंड आउट करना है, I और Vd में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। देखो ध्यान से बेटा, आपके पास एक कंडक्टर है, अपन एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है, वायर जैसा कुछ, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने A ले लिया और इसकी टोटल लेंथ कितनी मान ली L। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा AL, ठीक है। इसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे साहब, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैं इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करूंगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। करंट्स आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस एंड को x मान लिया, इस एंड को y कंसीडर कर लिया, ऐसा डायग्राम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो हमारी करंट तो x टू y फ्लो करेगी, करंट का काम क्या होगा, यहाँ से एनर्जी को कैरी करना, बैटरी से एनर्जी को कैरी करेगी, एनर्जी x एंड पे देगी, जैसे एनर्जी खत्म होगी y एंड पे आएगी, वापस
नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगी, फिर यहाँ से एनर्जी उठाएगी। तो इस तरह से करंट कंटिन्यू जो है इस वायर के अंदर फ्लो करती रहेगी, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती रहेगी। मतलब वो करंट क्या कर रही है, एनर्जी को कंटिन्यूअस कैरी करती रहती है। चलो करंट का काम तो पता चल गया। अब जैसे करंट x टू y फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे y टू x, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, vt से, ठीक है। इसका मतलब इन पे y टू x फोर्स लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुए होंगे। बट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो x टू y है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, x टू y। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x टू y है। अब मुझे कैलकुलेट तो क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt, मुझे तो vt और I में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n, स्मॉल n। सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in unit volume of conductor, in unit volume of conductor are small n. Suppose that number of electrons in unit volume of conductor are small n. इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल है, तो इसके टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, A into L। तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, उसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर लूं, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, स्मॉल n into A into L, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देख, इसका वॉल्यूम AL, क्रॉस सेक्शन एरिया को लाइन से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम आ जाता है। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल n into A into L, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि सपोज डेल्टा t टाइम इंटरवल में डेल्टा q चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, डेल्टा q टाइम में डेल्टा q चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो चार्ज ही तो है। सपोज इफ, या ऐसे लिख लो, इफ डेल्टा q चार्ज फ्लो in delta t time interval, with velocity vd, if delta q charge flows in delta t time interval with velocity vd velocity से आपका जो चार्ज है वो डेल्टा q चार्ज जो है वो डेल्टा t टाइम इंटरवल में इसमें फ्लो हुआ y2x। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ, देन, या पहले आप ये लिख लो, vd वेलोसिटी डेल्टा t टाइम इंटरवल l लेंथ में, तो अपने पास डेल्टा t का एक फॉर्मूला रहेगा, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, l आपकी टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी v2। ये जो रिलेशन आया वो किससे आया, आपको ध्यान है, ये जो रिलेशन है डेल्टा t इक्वल्स टू l अपॉन vd, डेल्टा t, या ये भी मत लिखो, पहले करंट की बात करो, डेल्टा q चार्ज डेल्टा t टाइम में फ्लो कर रहा है तो एवरेज करंट I इक्वल्स टू डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 2। मैं आपसे पूछूं, बताओ डेल्टा q टोटल चार्ज कितना होगा, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही फॉर्मूला होता था, q इक्वल्स टू n, डेल्टा q इक्वल्स टू n, कैपिटल N की वैल्यू यहां से पुट कर लो, देन डेल्टा q इक्वल्स टू स्मॉल n a into L into e, इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा q की वैल्यू आ गई। अब मैं वो डेल्टा t की वैल्यू की बात करता हूं, डेल्टा t टाइम इंटरवल में डेल्टा q चार्ज L लेंथ में, कंडक्टर की L लेंथ में डेल्टा t टाइम में फ्लो हो रहा है, तो टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी के रिलेशन से हम जानते हैं, we know that delta t equals to distance L, velocity vd, डिस्टेंस L, डिस्टेंस में vd वेलोसिटी से डेल्टा t इंटरवल में चार्ज फ्लो हो गए डेल्टा q, तो डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैसे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करना है, डेल्टा t और डेल्टा q की वैल्यू यहां पुट कर लो सेकंड में, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड में थर्ड फोर्थ से वैल्यू पुट कर लो, देन I इक्वल्स टू डेल्टा Q की वैल्यू आपके पास है स्मॉल n A into L into E अपॉन इसकी वैल्यू है L अपॉन VD। L से L कैंसिल हो गया, VD ऊपर चला जाएगा। I इक्वल्स टू आपके पास रिलेशन आ गया NEAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and electric current। I equals to NEAVD। If number of electron in unit volume and constant, area of cross section is constant, charge तो constant ही होता है, then I proportional to VD। I की जो वैल्यू है वो VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हम एक और रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस A को I के अपॉन में लिया, A को क्या करूं, I के अपॉन में लिया था बेटा, तो मेरे पास एक और रिलेशन आ जाता है। ध्यान से देख, उसी इक्वेशन से, उसी इक्वेशन नंबर 5 से मैं इसको ऐसे लिखूं I अपॉन A इक्वल्स टू NEVD। I अपॉन A आपका J होता है करंट डेंसिटी, तो ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। J इक्वल्स टू NEVD। यूनिट सरफेस से पास होने वाले करंट ही आपकी करंट डेंसिटी होती है। J इक्वल्स टू NEVD आपका फाइनल आंसर आ गया। This is the relation between current density and drift velocity। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन। अब हम जनरल एक छोटा सा रिलेशन और, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बहुत जनरल रिलेशन है, छोटा सा है, इसमें जरूरी नहीं हम डायग्राम बनाएं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V में रिलेशन निकालना है। देखो अगला रिलेशन V और VD में रिलेशन, V और VD में रिलेशन। आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं we know that drift velocity equals to mu into E। Magnitude of drift velocity is equals to mu into E, where mu is mobility of electron, E is applied electric field। Equation number 1। And E equals to V by capital N। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E equals to V by L। अगर आपके कंडक्टर की लेंथ L है तो E equals to V by L। ऐसा रिलेशन आपने कैपेसिटर में भी किया था, E equals to V by D। दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, तो कंडक्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था और इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें रिलेशन लिखते थे E equals to V upon D। ऐसे ही अपन यहाँ पे लिखेंगे, अपने कंडक्टर की लेंथ L है, इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल डिफरेंस V, देन E equals to V by L। अब ये जो वैल्यू है ना E की, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप यहां से E की वैल्यू यहां पुट कर लो, देन VD इक्वल्स टू म्यू V बाय कैपिटल L। म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, मेटल के लिए कांस्टेंट होती है। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी हमने कांस्टेंट ले रखा है, ऐसे थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं इसको। तो म्यू और L कांस्टेंट है, देन हम क्या लिखेंगे, VD प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, VD प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम ऐसा रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। ठीक है, जनरल था। अब हम बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ की। अब हम किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर में, आसान चैप्टर है, बहुत इजी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लो क्लास से भी ज्यादा समझ में है, क्लास से भी ज्यादा समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला है ओम्स लॉ। 10th क्लास में तो इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 12th क्लास में भी इस चैप्टर से ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं छोटे छोटे। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, आपको स्टेटमेंट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपके पास एक कंडक्टर हुआ करता था, ठीक है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L कुछ ऐसा मानते थे। इसको जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते थे, याद करो कुछ, तो इसमें करंट फ्लो होती थी कैपिटल I X to Y। V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी कनेक्ट करिए। लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ को समझो ध्यान से। आपके पास ये कंडक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। XY आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो देखो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट पास करें तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के।
इफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, प्रेशर, टेम्परेचर आर कांस्टेंट। फिजिकल जो कंडीशंस हैं, ठीक है ना, फिजिकल जो क्वांटिटी है इसकी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये सब क्या हो बेटा, कांस्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर सब कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में डायरेक्ट बोलेंगे इसकी एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, अक्रॉस ए कंडक्टर, potential difference across a conductor is directly proportional to, directly proportional to current flowing through it। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन, एक ही बात है, लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, जनरल डेफिनेशन है, आपने 10th क्लास में भी ऐसे ही लिखी होगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ फिजिकल कंडीशन लाइक एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर एक्स आर कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट होंगे, उसी कंडीशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज हम लिखेंगे that is V proportional to I, V proportional to I। V क्या है, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, मतलब जितनी हम इसको एनर्जी देंगे, जितनी हमारी बैटरी की एनर्जी होगी उतनी तो इसके क्रॉस हमारा ड्रॉप होगा, ठीक है ना, उतनी तो इसको मिलेगी, एक्स्ट्रा थोड़ी मिलेगी। तो जो हमने अप्लाई किया वही इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I पे डिपेंड करेगा, और I किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी पे, बैटरी कितना वोल्ट की है, ठीक है। तो अब सिंपल सा कांसेप्ट हुआ, V प्रोपोर्शनल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I के इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, क्रॉस सेक्शन, लेंथ आर कांस्टेंट। V प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है R, फिर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I। यूनिट ऑफ R ओम होती है, यूनिट ऑफ R इज ओम, यूनिट ऑफ R इज ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने से उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। जनरल बात है, इन दोनों को 1 1 ले लो। 1 1 लेने का मतलब हमने करंट इसमें 1 एम्पियर फ्लो कराई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट आया, इसका मतलब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1 ओम। जनरल था, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर मैं R की डायमेंशन, यूनिट तो आपने लिख ली, R की डायमेंशन पूछूं तो R की डायमेंशन कैसे लिखोगे बेटा, V की डायमेंशन अपॉन I की डायमेंशन। मैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है उनकी यूनिट डायमेंशन जरूर लिख रहा हूं, काम की चीज होती है। V वॉट W अपॉन Q, M1 L2 T - 2, W की डायमेंशन होगी, Q की डायमेंशन A1 T1 और I की डायमेंशन फिर से A1। इसको सिंपलीफाई कर लो, देन R की डायमेंशन हो गई M1 L2 T - 3, ये ऊपर जाएगा A - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ R।
ठीक है ना, रेजिस्टेंस के डायमेंशन आपने लिख ली। अब मैं देखो एक चीज पूछूं आपसे, इसमें ग्राफ निकालना है, V और I के बीच ग्राफ खींचना है, ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो जनरल ग्राफ है, हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू I है, हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू I है, तो जब V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, लीनियर होगा। एक्स एक्सिस पे V लिया हुआ वोल्ट और y एक्सिस पे I की बात कर रहे हैं एम्पियर, उल्टा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे हम I भी ले सकते हैं, y पे V भी ले सकते हैं। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, बिकॉज़ V प्रोपोर्शनल टू I है, V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I। एक तो हम भाई इस अब ग्राफ से हमें R कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पता करना है कि स्लोप के हिसाब से हम रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, तो हम इसके स्लोप से भी रेजिस्टेंस पता करते हैं। सपोज आपने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, दोनों को x एक्सिस पे मिला है, दोनों को y एक्सिस पे मिला है, और आपने देखा कि ये जो स्लोप है, ये थीटा जो है ना वो आपने मेजर कर लिया, थीटा आपको पता है कि कितने एंगल पे है। ध्यान से देखो, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या आपका डेल्टा V, ये वाला जो डिफरेंस है वो करंट का डिफरेंस है डेल्टा I। अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल की इसको मैं ABC मानूं, इसको ABC बोला, ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो, अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, P अपॉन V परपेंडिकुलर डेल्टा I, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। अरे ये तो 1 अपॉन R हुआ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I R हो सकता है, तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V क्या हुआ, 1 अपॉन R। तो tan थीटा का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R, देन R कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन tan थीटा, स्लोप का इनवर्स, जो tan थीटा स्लोप की बात करते हो ना, ठीक है ना, स्लोप जो है उसका इनवर्स ही आपका रेजिस्टेंस होगा, तो स्लोप का इनवर्स आपका R होगा, R इक्वल्स टू cot थीटा भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम ये स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप से हम रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं कई बार ग्राफ से। कई बार जो है ना वैल्यूज गिवन होती है, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल जनरल सा, उसमें वैल्यूज गिवन थी और रेजिस्टेंस पूछा, ग्राफ दी थी V और I के बीच और उसकी कुछ वैल्यूज गिवन थी, देखो ऐसे x एक्सिस पे V लिया हुआ था वोल्ट में और y एक्सिस पे करंट ली हुई थी एम्पियर में, और ग्राफ आपका लीनियर ही था, उस पे पॉइंट थे, यहां पे जो थी इधर लिखा हुआ था 1 वोल्ट, इधर लिखा हुआ था 0.5 एम्पियर, फिर नेक्स्ट यहां पे था 2 वोल्ट और करंट थी आपकी 1 एम्पियर, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होती है, तो जिस रेशियो में आपका V इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में I इंक्रीज करती है। 3 वोल्ट यहां वैल्यू थी 1.5 एम्पियर, ठीक है ना, फिर ऐसे ही थी लास्ट 4 वोल्ट और ये 2 एम्पियर, और आपसे रेजिस्टेंस पूछा, क्या पूछा बेटा, रेजिस्टेंस। दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सॉल्व कर लो, ये कोई दो पॉइंट उठा लो, कोई से भी दो उठा लो, ये दोनों ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने AB से डिनोट कर लिया, A और B के बीच। मैं आपसे पूछूं बताओ डेल्टा V कितना है, ये डेल्टा V होगा 3 - 2, डेल्टा V 3 - 2 1 वोल्ट। मैं पूछूं डेल्टा I, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा I होगा 1.5 - 1, 1.5 - 1 कितना हुआ 0.5 एम्पियर। मैं आपसे पूछूं R का फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, R का फॉर्मूला यही हुआ, डेल्टा V कितना 1 वोल्ट अपॉन 0.5, 0.5 घटाओगे 1 अपॉन 0.5, 2 हो गया क्या, 2 ओम, इसका आंसर है। आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए सोचो, यहां के लिए सोचो V अपॉन I 1 अपॉन 0.5 2 ओम, यहां के लिए सोचो 2 अपॉन 1 2 ओम, यहां के लिए सोचो 3 अपॉन 1.5 2 ओम, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट से सॉल्व कर लो, चाहे दो पॉइंट का डिफरेंस लेके सॉल्व कर लो, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे ohm's लॉ को, प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना, ohm's लॉ का हम एक प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। R = V/I या V = RI हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू।